नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली इकोलॉजी पे, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की संकल्पना। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल हैं, पारिस्थितिकी को कितने भागों में बांटा जाता है, इन सब सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। यहाँ पे 3 चीज़ें जानने की ज़रूरत है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी तीनों थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आता हूँ कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है। तो 1968 में एक विद्वान थे हैंस रिटर ने, इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी टर्म यूज किया था। हालांकि कई जगह लोग जो है उसको अर्नेस्ट हैकेल भी कहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो इकोलॉजी टर्म है ये क्वाइंड किया गया था रिटर के द्वारा, जो 2 ग्रीक शब्द था। ओइकॉस, ओइकॉस का मतलब होता है होम और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि इसका सिंपल मीनिंग हुआ द स्टडी ऑफ द होम और हाउस होल्ड ऑफ नेचर, माने प्रकृति के आवास में उसका अध्ययन। तो ये बेसिकली इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने इसको एलाबोरेट किया, इसके डेफिनेशन को, और इकोलॉजी के डेफिनेशन को स्थापित किया। मतलब आप कह सकते हैं कि एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण में तथा दूसरी ओर विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब पारिस्थितिकी एक साइंस है जिसमें उसमें रहने वाले जो भी जीव हैं उनके भौतिक पर्यावरण में पारस्परिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन शामिल किया जाता है। इन्वायरमेंट क्या है कि उनके आसपास के चीज़ों को कनेक्ट करके हम लोग उसको करते हैं। इकोसिस्टम एक सिस्टम हो जाता है जो क्रमानुसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पे। तो जहाँ तक पारिस्थितिकी के हिस्ट्री की बात है तो कोई नया नहीं है। जब से मानव का विकास हुआ है तब से ये पारिस्थितिकी चल रही है। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो अपनी अंतर्क्रिया जो है अपने नेचर से जुड़े हुए थे, जिसमें शिकार करते थे, मत्स्य पालन करते थे, फूड गैदरिंग वगैरह करते थे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो उसके हिसाब से फिर कृषि एक इकोलॉजी डेवलप हुई, उससे ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करने लगा। फिर बाद में इंडस्ट्री आया, उससे कैसे इंटरेक्ट, तो डिफरेंट जो डेवलपमेंट हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि जब से मानव इतिहास रहा है तब से पारिस्थितिकी का भी इतिहास रहा है। कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एज अ सब्जेक्ट में कैसे ये धीरे धीरे डेवलप हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले एंशियंट इंडिया या प्राचीन भारत के जो टेक्स्ट हैं, जैसे वेद हैं, संहिता है, ब्राह्मण या तुम आपका उपनिषद वगैरह की बात करें, ये पूरी तरह से इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे ही आधारित है। चरक संहिता जो मेडिसिन की एक बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, उसी तरह से सर्जरी की बुक मानी जाती है। सुश्रुत संहिता ये भी कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल इकोलॉजी के अंतर्क्रिया को ही बताता था। यूरोप में भी सबसे पहले हिपोक्रेटस एक विद्वान आए थे, उन्होंने एक किताब थी एयर वाटर एंड प्लेस। उसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कि अगर आपको इफ़ेक्ट ऑफ वाटर, एयर और लोकेलिटी को किसी व्यक्ति पे इफ़ेक्ट अगर पड़ रहा है तो उसके हिसाब से आप उसकी बीमारियों को समझ सकते हैं। या आप सिंपल शब्दों में ऐसे कहें कि अगर आपको किसी मनुष्य की बीमारियों को समझना है तो अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण और वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में भी समझने की ज़रूरत है। उसी हिसाब से थियोफ्रेटस एक विद्वान आए, इन्होंने जो है इकोलॉजिकल अप्रोच को क्वाइंड किया और प्लांट के रिलेशनशिप कैसे हैं, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के आधार पे, नमी के आधार पे, कितने प्रकाश मिल रहे हैं तो किस तरह से प्लांट डेवलप हो रहे हैं, उसमें इन्होंने योगदान दिया। उसके बाद लिवेनोक आए, उन्होंने एक माइक्रोस्कोपिस्ट थे, इन्होंने जो है फूड चेन को और पॉपुलेशन रेगुलेशन को स्पष्ट किया। उसके बाद बफन आए, इन्होंने भी अपने बुक नेचुरल हिस्ट्री में जो है सिस्टमैटिक नॉलेज, एनिमल और इन्वायरमेंट के सिस्टमैटिक नॉलेज को कन्फाइंड किया। 1935 में जो है यहाँ से 1935 के बाद यानी 30 के दशक के बाद जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ इकोलॉजी का, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था आर्थर टांसले, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम दिया या इकोलॉजिकल सिस्टम दिया। और ये जो है एक मेजर यहाँ से टर्न हुआ इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कैसे बदलते गया। कहाँ पहले जो है एक प्रिमिटिव स्टेज में था जो आज जो है डिफरेंट पार्ट में चेंज हो गया है।
अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत अगर हम इसके सब डिवीज़न को देखें तो बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो विभिन्न पक्षों का जैसे अध्ययन किया जाता है कि उसके सबसे पहले मैंने बताया कि किसी खास क्षेत्र में भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीव का अध्ययन होता है, फिर एक समुदाय में उनके विभिन्न जीवों के बीच में कैसे अंतर संबंध है, फिर मानव समाज और भौतिक पर्यावरण की अंतर्क्रिया का क्या अध्ययन है। तो इन सारी चीज़ों को हम पारिस्थितिकी में शामिल करते हैं। अगर इसके सब डिवीज़न की बात करें तो जनरली इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, जिसके भी अलग अलग सब डिवीज़न हैं। सबसे पहला जो सब डिवीज़न है उसको स्व पारिस्थितिकी और इकोलॉजी कहा जाता है, दूसरे को सिन इकोलॉजी जिसको समुदाय पारिस्थितिकी और आवासीय पारिस्थितिकी कहा जाता है। मतलब कि स्व पारिस्थितिकी का मतलब कि किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में एकाकी प्रजाति मतलब एक स्पीसीज का पारस्परिक अध्ययन या वहाँ के पॉपुलेशन का, किसी एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन का, वो मान लीजिए स्पीसीज है तो या तो सिंगल हो सकता है या वो पॉपुलेशन में हो सकता है, तो उनका कैसे पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल होता है। सीन इकोलॉजी में है किसी खास तंत्र में वनस्पति समुदाय का अध्ययन, यहाँ पे इकोसिस्टम का जो अप्रोच है इसी में आता है। उसके बाद हैबिटाट इकोलॉजी है, वो बेसिकली 2 टाइप में बढ़ जाता है कि जो या तो एक्वेटिक हो जाएगा या टेरेस्ट्रियल, यानी या जलीय या स्थलीय। तो ये जो सारे सब डिवीज़न है उनका बेसिक एम यही है कि विभिन्न जीवों के बीच आपसी अंतर संबंध कैसे होता है, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है। अब आते हैं हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स पे कि इकोलॉजी का क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या सिद्धांत है जिस पे पूरी पारिस्थितिकी कार्य करती है। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि इसमें ये कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है। कहने का मतलब कि इकोसिस्टम इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी या इकोलॉजिकल स्टडी। क्योंकि इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो इकोसिस्टम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि इकोसिस्टम जो होगा उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और बायोटिक। ठीक है, जैविक कंपोनेंट में फिर शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और बायोटिक कंपोनेंट में फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल आ जाएंगे। तो ये जो सारे कंपोनेंट हैं तो वो एक फंडामेंटल यूनिट बनाता है पारिस्थितिकी को समझने के लिए। दूसरा कि भौतिक और जैविक प्रक्रम जो हैं, जो बायोलॉजिकल और फिजिकल प्रोसेस है, वो जेम्स हटन के एकरूपतावाद के नियम पे प्रभावित करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रेजेंट इज़ द की टू द पास्ट, मतलब कि वर्तमान भूत की कुंजी है, और जो वर्तमान में घटनाएं हुई हैं भले ही उनकी तीव्रता में अंतर है और उन्हीं का परिणाम जो है हम जो अतीत में घटनाएं हुई हैं उन्हीं का परिणाम हम वर्तमान में देख पा रहे हैं। तीसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सभी जीवित जीव यानी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका भौतिक पर्यावरण के साथ आपस में अंतर संबंध होता है, वो म्यूचुअल रिएक्टिव होते हैं, प्रतिक्रियाशील होते हैं। चौथा जो है वो बेसिक थ्योरी है कि कैसे हम डिफरेंट कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल स्टडी है, जैविक अजैविक कंपोनेंट है, इसलिए उसको आधार माना हमने। फिर वो एकरूपतावाद के सिद्धांत पे, और चूंकि जैविक अजैविक है उन भौतिक पर्यावरण से संबंध है तो अंतर्क्रिया और प्रतिक्रिया तो रहेगी ही। उसके बाद इन सारे कार्य में जो ऊर्जा खर्च होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा का निवेश जो है उसका एक ही सोर्स है, मेन सोर्स, और वो है सोलर रेडिएशन या सौरिक ऊर्जा। और जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक जीवों से दूसरे जीवों में, वो थर्मोडायनेमिक या ऊष्मागतिकी का जो नियम है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ पे आधारित होता है, जिसमें पहला लॉ ये कहता है कि स्थिर द्रव्यमान वाले तंत्र में न तो ऊर्जा का विनाश होता है न ही ऊर्जा का निर्माण होता है, बल्कि उसका रूप परिवर्तन होता है। दैट मीन्स कि ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब कार्य होता है तो ऊर्जा खर्च होती है, और जब ऊर्जा का एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तभी कार्य होता है। मतलब कि कार्य डन होने के लिए ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अगला जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एक से दूसरे में, वो एक दिशी होता है। मतलब कि बढ़ते, जैसे ट्रॉपिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है कि बढ़ते पोषण स्तर के साथ श्वसन द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे सिंपल अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि सबसे बेसिक जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, जिसको हम लोग घास या कुछ के अंतर्गत रख सकते हैं, हरे पौधे के अंतर्गत, उसको अगर कोई टिड्डा खाता है तो अगर इसमें 10,000 कैलोरी एनर्जी है तो उसका 10% उसमें जाएगा, फिर उसका मेढक खाएगा, फिर उसको सांप खाएगा, बाज खाएगा। तो जो ट्रॉपिक लेवल है तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ये जो है एक दिशा में हो रहा है।
अगला जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न तत्वों तथा पदार्थों का जो गमन होता है या जो चेंज होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस में होता है। और यह जो साइक्लिक प्रोसेस है वो बेसिकली बायो जियोकेमिकल साइकिल या भू जैव रसायन चक्रों द्वारा संपादित होता है। जैसे कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया। तो ये जो सारे साइकिल्स हैं, तो ये सब साइकिल्स में जो है ये पूरा जो है ऊर्जा का एक तरह से गमन होता है। उसके बाद हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसका प्रोडक्टिविटी बेसिकली दो फैक्टर पे काम आता है। दो फैक्टर उसके लिए चाहिए। सबसे पहला कि सोलर रेडिएशन होना चाहिए, दूसरा कि जो हरे पौधे हैं उनमें ये क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए या क्षमता होती है वो सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और जैसे ही हम इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएंगे, पोल की ओर जाएंगे भूमध्य रेखा से, तो पारिस्थितिकी उत्पादकता में कमी आती जाती है क्योंकि सोलर रेडिएशन भी कम होते जाता है। जो अगला बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है या प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण की होमोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, जो स्वतः नियंत्रण की क्रियाविधि करता है। मतलब कि बाह्य कारकों द्वारा किसी तरह का अगर परिवर्तन होता है या असंतुलन होता है तो उसको कोशिश ये किया जाता है कि उस क्रियाविधि से प्रकृति स्वयं को संतुलित कर लेती है। जो अगला पॉइंट है वो है कि जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बाह्य परिवर्तन के साथ समायोजन हो और उसमें जो है अस्थिर हो जाए इकोसिस्टम, तो उससे कहीं ना कहीं जो है चाहे वो रीजन नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, मानव जनित हो, उससे जो है असंतुलन पैदा होता है। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि एक समुदाय जो है वो दूसरे समुदाय को कैसे मतलब चेंज कर दिया। मतलब कि एक क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति या जंतु की प्रजाति समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाती है। उसमें भी दो टाइप होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी सक्सेशन में लंबा समय लगता है, सेकेंडरी में कम समय लगता है। जैसे सिंपल हम कह सकते हैं फसल कटाई, गेहूँ का फसल है अभी, उसको आप काट लीजिए, वहाँ पर फिर धान का फसल लगेगा, तो ये भी एक सक्सेशन का टाइप है और एक सेकेंडरी है। प्राथमिक में मान लीजिए कि नग्न चट्टान है, वहाँ पे पहले लाइकेन होगा, फिर छोटे पौधे होंगे। तो जो छोटे पौधे तक का जो कंडीशन है, एक चट्टान पे मिट्टी होगी, उसके बाद लाइकेन होगा, छोटे पौधे होगा, तो ये समझिए पायोनियर कम्युनिटी है। उसके बाद घास झाड़ी होंगे तो ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी है। और इसका क्लाइमेक्स स्टेज क्या होगा, जब वहाँ बड़े बड़े पेड़ पौधे हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर फिर वहाँ कोई और पेड़ की समुदाय नहीं आने वाली है। तो कहने का मतलब कि इसमें लंबा समय लगता है और वही क्लाइमेक्स होता है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो ये सारी चीज़ें जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर आती है। और सबसे अंतिम जो पार्ट है वो ये पार्ट है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजी का वो ये होता है कि उसको पूरे रिसोर्स को, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें ये पढ़ा हम लोगों ने कि किसी खास क्षेत्र में जो है पारिस्थितिकी तंत्र है वो जो है बेसिक इकाई होती है, फिर एकरूपतावाद के नियमों का पालन करती है। जो आपस में अंतर संबंध होते हैं जैविक अजैविक घटकों का, वो प्रतिक्रियाशील होते हैं। उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी का रूप ट्रांसफॉर्म चेंज होता है जो एक दिशा में बढ़ता है और वो चक्रीय होता है। और इस सारे एनर्जी का सोर्स जो है वो सोलर रेडिएशन होगा। और अगर कहीं गड़बड़ी कुछ होती है इकोलॉजी में तो उसको वो कहीं ना कहीं होमोस्टैटिक क्रियाविधि से उसको जो है मैकेनिज्म से वो प्रकृति ठीक करती है। अगर नहीं ठीक होता है तो इकोलॉजिकल चेंज होगा, इकोलॉजिकल चेंज होगा तो सक्सेशन भी हो सकता है। और इन सब के पीछे एक ही है इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट कि उसको प्रिजर्व करना है, उसको एक सही वे में लेके चलना है। तो यही बेसिकली इकोलॉजिकल का प्रिंसिपल है और इकोलॉजी का बेसिक सिद्धांत है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया था कि अगला जो पार्ट होगा हम लोगों का वो बेसिकली इन्वायरमेंट के अन्य समस्याओं से रिलेटेड होगा, जिसमें पॉल्यूशन की चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर दी है। बाकी जो नेचुरल हैज़ार्ड है, डिज़ास्टर है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे। थैंक यू।